पिछली बार हमने मुगल साम्राज्य को राख में बदलते देखा, जब मराठों की तलवारें, सिखों का जोश और यूरोपियों की चालबाजियां मिलकर इतिहास को नया मोड़ दे रही थीं। लेकिन अब भारत के क्षितिज पर एक और तूफान मंडरा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने आई थी, अब राज करने का सपना देख रही है। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। जब धोखे की छाया गहराती है और लोग तख्त पर कब्जा जमाता है, परंतु भारत की मिट्टी कभी खामोश नहीं रहती। मंगल पांडे की पहली गोली गूंज बनकर उठती है, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार आग बनकर जलती है। अब इतिहास करवट लेने वाला है, और यह करवट केवल लहू, बलिदान और बगावत से लिखी जाएगी। 1750 के दशक में मुगल साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे ढल रही थी। दिल्ली की गद्दी कमजोर हो चुकी थी और भारत के क्षत्रप बंगाल, अवध और हैदराबाद अपने अपने झंडे गाड़ चुके थे। इस उथल पुथल में चुपचाप एक विदेशी ताकत भारत की मिट्टी में अपनी जड़ें गहराने लगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में प्लासी के मैदान में पहली निर्णायक जंग लड़ी गई, जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर के विश्वासघात के सहारे हराकर इतिहास की दिशा मोड़ दी। यह केवल युद्ध नहीं था, यह भारत के भाग्य के विरुद्ध रचा गया पहला षड्यंत्र था। फिर आया 1764 का साल और जंग का मैदान बना बक्सर। अब नवाब मीर कासिम, अवध के वजीर और स्वयं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंतिम उम्मीद जगाई। लेकिन ब्रिटिश सेनाएं फिर विजयी रहीं और इसी हार से जन्मी 1765 की इलाहाबाद संधि, एक ऐसा दस्तावेज जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल बंगाल की राजस्व व्यवस्था पर अधिकार दिया, बल्कि भारत पर शासन की बुनियाद भी रख दी। यह कोई साधारण समझौता नहीं था, यह था भारत की आत्मा पर पहला औपनिवेशिक कब्जा। 1765 से 1772 ब्रिटिशों ने एक छद्म शासन चलाया, ऊपर से नवाब, लेकिन पीछे से कंपनी की लोभी उंगलियां बंगाल की नसों में धंसी थीं। खेत उजड़े, लोग भूखे मरे और दौलत लंदन की गाड़ियों में बहती रही। 1770 में आया विनाश का काल, बंगाल अकाल की आग में जल उठा। 1 करोड़ लोग मिट्टी में समा गए और कंपनी ने राहत नहीं दी, कर वसूली तेज कर दी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट बना, वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी को तलवार दे दी गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, अब नकाब उतर चुका था, व्यापारी लुटेरे बन चुके थे और भारत एक भूख, खामोशी और खून में डूबा हुआ उपनिवेश। दक्षिण भारत में जब बाकी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य के सामने झुकने लगीं, तब मैसूर खड़ा हुआ, सीना ताने। हैदर अली ने दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में पहली बार अंग्रेजों को इतनी जोरदार टक्कर दी थी। अंत में मैंगलोर की संधि हुई, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं, सिर्फ विरासत बदल गई। अब मैदान में था हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिसने युद्ध को विज्ञान से जोड़ा, फ्रांसीसी मदद भी ली, लेकिन तीसरे युद्ध में विश्वासघात और संगठित हमलों ने उनकी आधी जमीन छीन ली। फिर आया 1798, लॉर्ड वेलिजली की सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि, जो दोस्ती के नाम पर गुलामी का दस्तावेज था। 1799 में टीपू अंतिम बार लड़ा। मैसूर अब ब्रिटिशों के अधीन था, लेकिन उस किले की दीवारें आज भी गवाह हैं, एक सुल्तान था जो झुका नहीं। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली की तलवारें भले विजयी हुई, लेकिन मराठे टूटे नहीं, राख से उठे और फिर से संगठित हुए और दुश्मनों के लिए फिर से काल बन गए। उधर उत्तर पश्चिम में एक और शक्ति आकार ले रही थी। पंजाब में सिंहासन पर थे रणजीत सिंह। 1801 में उन्होंने सिखों को एकजुट किया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी सीमाएं अंग्रेजों के लिए अभेद्य बन गई। पर अंग्रेज रुके नहीं। 1802 से 1805 का दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, ब्रिटिशों ने जीत दर्ज की और दिल्ली पर झंडा गाड़ दिया। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, शासक बन चुके थे। लेकिन भारत की रगों में खून अब भी उबल रहा था। 1857 में मेरठ में एक सिपाही उठ खड़ा हुआ, मंगल पांडे। उसकी गोली ने एक चिंगारी नहीं, एक आग पैदा की जो दिल्ली तक फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई, जिसे उसका सिंहासन छीनने की सजा मिली थी, उसने तलवार उठाई और झांसी से निकल पड़ी। एक स्त्री पर शेरनी से कम नहीं। उसने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और मैदाने जंग में कूद पड़ी। ब्रिटिशों ने 1858 तक पूरे विद्रोह को लहू में डुबोकर कुचल दिया। बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट अब कैदी थे, जिन्हें देश से बाहर धकेल दिया गया था। दिल्ली अब चुप थी,
लेकिन इतिहास चीख रहा था। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। व्यापारी अब राजा बन चुके थे, परंतु इस धरती पर बहा हर रक्तकण गवाह था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत की बागडोर संभाली तो लोहे की पटरियां बिछाई गईं, टेलीग्राफ की तारें दौड़ाई गईं, कहा गया प्रगति हो रही है, लेकिन उन पटरियों पर दौड़ती थी लूट की गाड़ियां और उन तारों में गूंजती थी गुलामी की आवाज। 1866, 1876 और 1896 से 1900 तक ये साल सिर्फ तारीखें नहीं, त्रासदी के काले अध्याय हैं। अकाल आया, लेकिन अनाज होते हुए भी पेट खाली थे। लाखों लोग भूख से मरे और ब्रिटिश गवर्नरों की कलमें चुप रहीं। यह प्रगति नहीं, औपनिवेशिक पिशाचवाद था, जहां मौत भी नीति बन गई थी। लेकिन अंधकार में कुछ दीप भी जले। राजा राम मोहन राय ने समाज की जंजीरें तोड़ी। 1829 में सती प्रथा खत्म हुई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने महिलाओं को जीने का अधिकार दिया। यह वो लड़ाई थी जो तलवार से नहीं, विचारों से लड़ी गई। 1885 में पहली बार भारत की आवाज एक मंच पर गूंजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। यह कोई पार्टी नहीं थी, यह जागरण की शुरुआत थी। लाखों भारतीयों ने पहली बार एक स्वर में कहा, अब बस, अब हम अपने भाग्य के खुद लेखक बनेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य ने भले रेलें चलाईं, पर विचारों की रफ्तार भारत में आजादी की ओर बढ़ चली थी। एक नया युग दस्तक दे चुका था और अब भारत सिर्फ सहने वाला नहीं, लड़ने वाला बन रहा था। साल 1900 तक भारत ने एक बात साफ कर दी थी, यह देश झुकेगा नहीं। मंगल पांडे की पहली गोली और रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी सांस ने साबित कर दिया था कि भारत की आत्मा को कुचला नहीं जा सकता। उनके बलिदानों ने मिट्टी में आग और दिलों में विद्रोह खो दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सिर्फ एक संस्था नहीं था, यह जागते भारत की पहली गूंज थी। यह वो पल था जब भारत ने पहली बार कहा, अब हमारे भाग्य का निर्णय हम करेंगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली बार मिलते हैं उस दौर में जब गांधी के सत्याग्रह ने साम्राज्य की नींव हिला दी, जब भगत सिंह और आजाद की क्रांति ने डर को मौत दी और जब एकजुट भारत ने ललकारा, अब आजादी चाहिए हर कीमत पर, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होती है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।